हेलो दोस्तों, मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से इस चैप्टर का मतलब सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो खास है, बड़े द्विराष्ट्र सिद्धांत और विभाजन की समस्या। विभाजन को समझना, आज हम ये टॉपिक आपको बताएंगे। ध्यान देना, बड़े ही इजी पॉइंट में बताऊंगा। कॉपी पेन साथ में लेकर चलिएगा और लीड लगा के सुनिएगा और अपनी भाषा में नोट कीजिएगा, क्योंकि अपनी भाषा में जो कुछ भी लिखते हैं वो हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। समझ में आया? स्टार्ट करें? ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत पहले हम देखते हैं। जो हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था कि भारत एक कौमों का देश नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। भारत एक कौम का देश नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। मतलब एक धर्म का नहीं, कौम मतलब क्या होता है? धर्म। एक धर्म का नहीं बल्कि दो धर्मों का देश है, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। समझ में आया? अच्छा, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना मतलब वही आ जाएगा, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, अब द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है क्वेश्चन पूछता है, तथा किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत में क्या कहा कि भाई भारत एक कौमों का देश नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे इसके साथ जोड़ता है क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो तुम्हारा जो विरोध है इसका वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। इस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सीमांत गांधी के नाम से किस नेता को जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, सीमांत गांधी का दूसरा नाम खान अब्दुल, एक दूसरे के विपरीत है, ये एक ही नेता है। खान अब्दुल गफ्फार खान बोले सीमांत गांधी इसलिए बोलते थे क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये यहाँ का रखवाली करता था ये, इसलिए इसको सीमांत गांधी बोलते हैं। समझ में आ गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्लियर है? एक धर्मों का देश नहीं बल्कि दो धर्मों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब हम समझते हैं विभाजन की समस्या, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? विभाजन की समस्या, मतलब विभाजन को समझना। देखो, जब हमारा देश 1947 में बट रहा था तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि पता ही नहीं था कि भारत का विभाजन हुआ है। ऐसे अनाउंस हो गया, पता ही नहीं चल, लोगों को जबरदस्ती निकाल रहे, मार काट रहे धर्म के आधार पर। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ? भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। किस आधार पे? धर्म के आधार पे। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है। हिंदू और मुस्लिम, इतने लोग ऐसे भड़का दिए थे इन लोगों को कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए उतारे हो गए थे, खून के प्यासे। आपने गदर फिल्म देखा होगा, स्टार्टिंग का जो सीन है उसमें देखते हो आप कैसे ट्रेन में भर भर के जा रहे होते हैं और सन्नी पाजी जो होते हैं उस लड़की को, मतलब मुस्लिम जो होती है, वो हीरोइन का मेरे को नाम नहीं पता, उस हीरोइन को धर्म परिवर्तन करके बचाती है। लेकिन जो भी होते हैं सिख धर्म के, वो उनको मारना चाहते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, इसको हटाओ, मारो इसको। लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर देता है मांग भर के। समझ में आ गया? क्योंकि जब हमारा भारत बंटवारा हो तो पता ही नहीं चल रहा था कौन किस देश का है। भारत इस स्थिति में आज़ाद हुआ और जो भी भारत में मुसलमान थे वो मुसलमान पाकिस्तान छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जो मुसलमान थे भारत के मुसलमान पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे दोस्तों। पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको अपने धरती से लगाव हो गया था। हम जहाँ कहीं भी रहते तो उससे हमें अटैचमेंट हो जाता है। तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे और पाकिस्तान के इधर नहीं आना चाहते थे।
ऐसी समस्या आ गई थी। अब भाई जाए तो जाए कहाँ, इस वजह से दंगे हुए, फसाद हुए, मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मुसलमान को मारा। समझ में आ गया। और भारत में जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके पूर्वजों की ज़मीन थी, तो एक लगाव हो जाता है। पुरानी चीज़ें ऐसे हमारा लगाव होता है, नहीं होता है? होता है। जो हमारे पूर्वज से मिली है, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, कोई भी उस स्थान को बेचता नहीं है और जल्दी छोड़ता नहीं है, आपको भी पता है। अब देखो हुआ क्या, जब बंटवारा हो रहा था तो बंटवारे के दौरान देखा गया, विभाजन के दौरान, कि भाई मुस्लिम बहुसंख्यक, जब भारत में सर्वे हो तो पता लगा कि भारत में ऐसे कौन से 2 क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यकवाद में है। बहुसंख्यक मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो एक पंजाब मिला और दूसरा बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 2 राज्य थे, एक ये दूसरा ये दोनों क्षेत्र मुस्लिम बहुलवादी के थे, मुस्लिम बहुसंख्यक में। ठीक है। सर्वे के दौरान यहाँ पे पंजाब और पश्चिम बंगाल में देखा गया कि मुस्लिम बहुसंख्यकवाद में, मतलब काफ़ी संख्या में है, बाकी क्षेत्रों में कम है। तो पंजाब से कुछ इधर तो चले गए, लेकिन इधर के मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मारकाट कितना हुआ फिर भी। अब जो लोग चल बसे, अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर तो जाना ही पड़ा। देखो बंटवारा ऐसे टाइम पे वो कि लोगों को पता ही नहीं बंटवारा हो गया, ज़बरदस्ती इधर से उधर जाना पड़ रहा है, लोगों को शिविरों में रहना पड़ा था। बड़े खतरनाक था दोस्तों वो स्थिति, शिविरों में रातें गुजारनी पड़ी, लाखों मील दूर पैदल चलना पड़ा। ट्रेन में इतना भारी भरकम, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब भरे पड़े थे। यहाँ तक कि तो घर वालों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों से गला घोट दिया। सोचो कितना खतरनाक स्थिति रही होगी, क्योंकि पुलिस वालों द्वारा उनका महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता, दुर्व्यवहार हो रहा था, रेप जैसी घटनाएं शामिल हो रही थी। इस वजह से लाखों बच्चे माँ बाप से अपने बिछड़ गए। सोचो कितनी कठिनाइयाँ आ गई होगी। समझ में आ गया। तो ये समस्या थी भारत की। और भारत में जो भी मुस्लिम थे बहुसंख्यक, वो भी जाना नहीं चाहते थे, ये भी समस्या आ गई। अब करे तो करे क्या। तो भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल इसीलिए पाकिस्तान को बंटवारे के दौरान दिया। तो ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान और ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। ठीक है। बंगाल पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। ठीक है। ये हो गया, ये विभाजन की समस्या रही कि भाई जो भी मुसलमान वो जाना नहीं चाह रहे, उधर के इधर नहीं आना चाह रहे। समस्या पता लग गया। ठीक है। आगे टॉपिक की ओर बढ़े, देखते हैं रजवाड़ों का विलय। हमारा टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। अब रजवाड़ों का विलय पहले समझते हैं इसका मतलब। रजवाड़े मतलब जहाँ राजा राज करते हैं, रजवाड़े। समझ में आ गया। इनकी संख्या टोटल कितनी थी? 565। विलय मतलब शामिल करना, है ना, मिलाना। अब ये रजवाड़ों को विलय करने का जिम्मा किसको दिया था दोस्तों? याद करो, पटेल साहब, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी को जिम्मा दिया था। ठीक है। रजवाड़ों का विलय, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, रजवाड़ों का विलय करने का जिम्मा किसको सौंपा गया था? पटेल जी को, जिसे आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी की रजवाड़ों के विलय करवाने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी की यादगार में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया है। समझ में आया। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब देखना दोस्तों, रजवाड़ों का विलय मतलब 565 जो रजवाड़े थे, जहाँ राजा राज करते थे, उन क्षेत्रों को भारत में मिलाना था। ये काम इनको सौंपा गया था। इन्होंने एक तरीका निकाला, वो था विलय सहमति पत्र। क्या था दोस्तों?
विलय सहमति पत्र। ठीक है, विलय, विलय मतलब अभी मैंने बताया शामिल करना, सहमति मतलब मिलाना। विलय सहमति पत्र की एक ऐसा पत्र, पटेल जी ने एक ऐसा पत्र तैयार किया जिस पर रजवाड़ों मतलब राजाओं का हस्ताक्षर करने का मतलब था कि वो भारत में मिलने के लिए राजी हैं। समझ में आ गया? और हस्ताक्षर जब वो करेंगे तो उनको कुछ अधिकार, कुछ भत्ते सुविधाएं देना शामिल था। समझ में आ गया? फॉर लालच के लिए, ताकि मिलने के लिए तैयार हो जाए। समझ में आ गया दोस्तों? विलय सहमति पत्र जिस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था राजा मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं टोटल रजवाड़ों की संख्या 565, और उसके बाद अगर हम बात करें टोटल रजवाड़े कितने थे दोस्तों? 565। उनमें से जिनको मिलाने में कठिनाइयाँ आई वो 5 थे। 5 कौन कौन से थे? नाम पूछता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ जो हमारा गुजरात में है, और त्रावणकोर जो केरल में है, अभी इसको तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। उसके बाद हैदराबाद, ठीक है, उसके बाद मणिपुर। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे रजवाड़े थे जिनको मिलाने में काफ़ी समस्याएं आई, और इससे भी ज़्यादा समस्याएं हैदराबाद और मणिपुर को मिलाने में आई। ठीक है, इन दोनों में से एक का पूछता है कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, या मणिपुर का विलय कैसे करवाया गया, स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया दोस्तों? शुरू करें? करते हैं। हैदराबाद का पहले समझते हैं। मैं इजी लैंग्वेज में बोलता रहूँगा, आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा या सुन लीजिए। देखो, हैदराबाद सबसे बड़ी जो रियासत थी ना, वो रजवाड़ों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, और दुनिया के अमीर नामों में से इनका नाम शुमार था। यहाँ के शासक मतलब राजा निजाम था। ठीक है, अब हैदराबाद को जब भारत में मिलाने की बारी आई तो हैदराबाद के शासक यानी निजाम मना कर रहा था कि भारत में नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ की जनता मिलना चाहती थी। जनता जो थी हैदराबाद की मिलना चाहती थी, लेकिन शासक नहीं चाहता था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, मिल जाएगा फिर उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, इसलिए नहीं चाहता था। लेकिन जनता भारत में मिलना चाहती थी, क्योंकि जनता जो निज़ाम था वो निज़ाम जनता पे अत्याचार करता था, इस वजह से। अब निज़ाम ने क्या किया, 1947 में यथास्थिति बहाल करने के लिए भारत के साथ 1947 में एक समझौता किया। हमें आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, हम अभी नहीं मिलना चाहते। समझ में आ गया? राज करने के लिए उसने ऐसा कहा। अब हुआ क्या, 1 साल के लिए छोड़ दिया। हैदराबाद के शासक जो निज़ाम था उसने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ की जनता, हैदराबाद की जनता भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं चाहता था क्योंकि उसकी पावर ख़त्म हो जाती। अब जनता ने धीरे धीरे इसके विरोध में, निज़ाम के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें किसान, गरीब और खासकर महिलाएं शामिल थी। अब इनकी संख्या जब बढ़ती गई तो निज़ाम ने क्या करा, रजाकार भेजा। जब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था, जब बढ़ती जा रही थी संख्या, आंदोलन काफ़ी बढ़ता जा रहा था, तो निज़ाम ने इसको नियंत्रण पाने के लिए, काबू पाने के लिए रजाकार भेजा। अब रजाकार क्या था, ये पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन, क्रूर सैनिकों का बल। एक अर्धसैनिक बोल दो, एक अर्धसैनिक, ठीक है, या क्रूर सैनिक मतलब अत्याचारी, जो अत्याचार करते हैं उसे बोलते हैं क्रूर सैनिक। और इन रजाकारों ने खासकर महिलाओं को निशाना बनाया, उनके साथ रेप किया, ऐसी घटनाएं उनके साथ की। समझ में आ गया? तो 1 नंबर का अलग करके पूछता, रजाकार कौन थे? हैदराबाद द्वारा भेजे गए
क्रूर सैनिक, एक अर्धसैनिक बल जो अत्याचार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जब भारत को पता चला कि हैदराबाद में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, तो भारत ने तुरंत इसकी कार्रवाई करते हुए इस पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के शासक निजाम पर अपना दबाव डाला और हस्ताक्षर करवा लिया। और हैदराबाद का क्या हो गया दोस्तों, भारत में विलय। समझ में आया? इस तरीके से हुआ। ठीक है, मणिपुर का देखें, अब देखते हैं मणिपुर जो हमारा पूर्वी राज्य है। अब यहाँ भी कुछ सीन ऐसा ही था। मणिपुर का जो राजा था वो था बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के राजा भी भारत में मिलने के लिए मना कर रहा था, ये भी मना कर रहा था, लेकिन यहाँ की जनता, एक तरह से यहाँ की जनता भी नहीं मिलना चाहती थी। यहाँ पे तो मिलना भी चाहती थी, लेकिन यहाँ की जनता भी नहीं मिलना चाहती थी। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो हुआ क्या। 1948 में यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया गया मणिपुर में। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह राज्य दर्शाइए जहां प्रथम बार, मतलब पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया गया। तो कौन सा है? मणिपुर। मैप में पूछता है। ठीक है, तो ये था 1948 में चुनाव हुआ। यहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी थी, वो मणिपुर को भारत में मिलाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के राजा बोधचंद्र सिंह नहीं मिलने दे रहा था। 1948 में चुनाव हुआ। ठीक है, कांग्रेस सत्ता में आई और उसने बस हुआ क्या, फिर पावर हाथ में, मणिपुर को भारत में मिला दिया, विलय करवा दिया। बोधचंद्र सिंह इसका विरोध करता रह गया। यहाँ की जनता भी विरोध करती है, अभी भी इसका विरोध होता रहता है। आरोप लगाते रहते भारत पर कि भाई मणिपुर को भारत ने ज़बरदस्ती विलय करवाया है। ठीक है, दबाव बना गया है। तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों कैसे विलय हुआ? या तो इसका या इसका पूछ लेता है। बाकी एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मणिपुर का राजा का नाम, हैदराबाद का राजा का नाम। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं भी और वीडियोस बनाऊं। ठीक है, और इजी वे में बताता हूँ तो लिख लिया करो, ताकि पेपर का टाइम आसान हो। तुरंत देखो आप, तुरंत हो जाए। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लो फिर।